हेलो गाइस, वेलकम टू तिवारी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा 11th और 12th दोनों का। यह जो होगा यह बोर्ड के लिए भी ज़रूरी होगा 12 वाला, और कंपटीशन में 11 12 दोनों की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके पहले सार्थक अंकों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका आंसर सार्थक अंकों के पदों में देना होता है। तो आओ देखो सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंकों को परिभाषित करने के लिए हम लोग यह समझ लें कि जब भी किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसकी माप को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि की माप को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, और संख्याओं में दो प्रकार के अंक होते हैं। इसमें प्रथम अनिश्चित अंक होता है या अविश्वसनीय अंक होता है। प्रथम अनिश्चित अंक और या अविश्वसनीय अंक तथा जो बच गया शेष निश्चित अंक या विश्वसनीय अंक। तो इन दोनों के समूह को सार्थक अंक कहा जाता है। यानी किसी भौतिक राशि के माप में आने वाली किसी संख्या में प्रथम अनिश्चित अंक तथा शेष निश्चित अंक के जो समूह या समुच्चय मिलता है वही सार्थक अंक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लें कि अगर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक तो जानते हो, अगर किसी चीज़ को बांध कर हिला दें ऐसे घूमने लगे वह सरल लोलक हुआ। तो सरल लोलक का आवर्तकाल अगर सरल लोलक का आवर्तकाल अगर दिया हुआ है 1.234 सेकेंड, तो इसमें यह जो 4 है यह प्रथम अनिश्चित अंक है, और 3, 2 और 1 यह शेष निश्चित अंक है, और यह पूरा जो समूह है यह सार्थक अंक है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का जो यह मान दिया हुआ है इसमें 4 सार्थक अंक हुए, 1, 2, 3 और 4। अब यह जो पहला अंक है 4, यह अनिश्चित इसलिए है कि इसका मान परिवर्तित हो सकता है, जबकि यह 3, 2 और 1 इसके मान परिवर्तित नहीं होंगे। तो किसी भी संख्या में अगर किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे और माप में जो संख्याएं मिलेंगी, उन संख्याओं में जो अंक होंगे उनमें प्रथम अनिश्चित अंक और बाकी जो निश्चित अंक हैं इसके समूह को सार्थक अंक कहा जाएगा। यही इसकी परिभाषा है। इसको समझना आसान है, इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद में यह कि सार्थक अंकों के कुछ निश्चित नियम होते हैं, इसको हम लोग समझ लें और इसको याद भी रखना ज़रूरी है। क्या कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स का आंसर लिखेंगे तो सार्थक अंकों को ध्यान में रख के ही लिखेंगे। तो सार्थक अंकों के जो रूल्स हैं, तो सार्थक अंकों का जो पहला रूल है उसमें यह कहा जाता है कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। अशून्य माने शून्य को छोड़कर बाकी सभी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, तो हम लोग लिखते हैं 1, 2, 5, 9 या कुछ भी, यह सभी अंक शून्य नहीं है इसलिए सार्थक अंक है। यानी शून्य के अलावा सभी जो अंक हैं सार्थक अंक है। दूसरा जो रूल है वह यह कहता है कि अगर दो अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य हो तो वे सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। दो अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, और इसमें दशमलव का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। दशमलव हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है,
चाहे दशमलव जहाँ भी हो, जैसे हो। जैसे देखो, यह मान लें कि 1 0 0 0 2 हम लोगों ने लिखा, तो यह जो 0 0 0 है 3 गो, यह सभी सार्थक अंक हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें तभी यह सार्थक अंक होगा 0। अगर इस तरह से लिखें तब भी सार्थक अंक होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो अशून्य संख्याओं के बीच के शून्य सार्थक अंक होंगे और इसमें दशमलव का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तीसरा जो नियम है वह यह है कि अगर कोई संख्या दशमलव नहीं है, दशमलव रहित है, और उस संख्या के बाद में शून्य है जिसको अनुगामी कहा जाता है, तो वे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि दशमलव रहित संख्या के अनुगामी शून्य, अनुगामी माने बाद में आने वाले शून्य, सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे अगर हम लोग लिखें 100, तो इसमें यह सार्थक अंक नहीं है 0 0। उसी तरह से अगर लिखें 1200, तो इसमें यह दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं है। तो दशमलव रहित संख्या के अनुगामी शून्य, अनुगामी माने बाद में आने वाले शून्य, सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह तीसरा रूल है। अब चौथा रूल यह है कि अगर किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद में जो शून्य होगा उसको हम लोग दशमलव के बाद का अनुगामी शून्य कहेंगे, वह सार्थक अंक होगा। जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं 12.0, इसमें यह 0 सार्थक अंक हुआ। अगर दशमलव नहीं होता तो यह 0 सार्थक अंक नहीं होता। तो दशमलव वाली जो संख्या है उसके अनुगामी शून्य, उस यानी कि दशमलव के बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। और उदाहरण लिख सकते हैं 0.230, यह इसमें भी 0 सार्थक अंक है। जो पांचवा रूल है वह यह कहता है कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो, ध्यान दो कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो तो निश्चित रूप से उसमें दशमलव होगा। तो दशमलव के बाद और पहले अशून्य संख्या से पहले वाले जितने शून्य होंगे वे सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोगों ने लिखा 0.004, तो दशमलव के बाद और प्रथम अशून्य संख्या से पहले वाले ये सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हैं। उसी तरह से 0.0000632 अगर लें तो इसमें 6 3 और 2 तो सार्थक अंक है, लेकिन यह 0 0 0 जो है वह सार्थक अंक नहीं है। और जो छठा रूल है वह यह कहता है कि 10 का घात सार्थक अंक नहीं होता है, पावर ऑफ 10। जैसे मान लो कि हम लोग लिखें पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, इसमें 10 पावर 24 kg, यह सार्थक अंक नहीं है। चाहे सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 पावर 30 kg, तो इसमें 10 का पावर 30 kg सार्थक अंक नहीं है। और लास्ट में यह रूल कि यदि मात्रकों का परिवर्तन किया जाए तो मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों के मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको मीटर में बदलें, यह कहेंगे 12 × 10⁻−2 मीटर। तो इसमें भी 2 सार्थक अंक थे और यहाँ भी 2 सार्थक अंक हैं। तो यह सार्थक अंकों के रूल हुए। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लें कि सार्थक अंक कहते किसको हैं। तो जब भी किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसकी माप को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इस संख्याओं में प्रथम अनिश्चित अंक होते हैं और शेष निश्चित अंक होते हैं। तो प्रथम अनिश्चित अंक और शेष निश्चित अंकों के समूह को सार्थक अंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने लिखा कि अगर सरल लोलक का आवर्तकाल दिया हुआ 1.234 सेकेंड, तो यह जो पहला अंक है 4, हम लोग इसको इकाई कहते हैं, यह प्रथम अनिश्चित अंक होगा।
और इसके बाद वाले शेष निश्चित अंक होंगे। तो और भी इस तरह से हम लोगों को मिलेगी संख्याएं, या जानते भी हो और मिलती भी हैं। अब इसके जो रूल्स हैं उसको समझ लो। पहला रूल कहता है कि अगर सिर्फ अशून्य संख्या हो, शून्य नहीं हो, तो सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होंगी। एग्जाम्पल यह है, और भी एग्जाम्पल समझ सकते हो। दूसरा नियम कहता है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, और इसमें दशमलव का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यानी कि दशमलव हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। दो अशून्य संख्याओं के बीच वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। तीसरा नियम कहता है कि दशमलव रहित कोई संख्या है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा 100, 1200, तो इसके अनुगामी यानी कि बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे 100 में एक ही सार्थक अंक होगा, यह 00 सार्थक अंक नहीं होगा। 1200 में यह 00 सार्थक अंक नहीं होगा। और अगला जो रूल कहता है कि अगर किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद वाला जो शून्य होगा, यानी अनुगामी माने दशमलव के बाद वाला जो शून्य होगा वह सार्थक अंक होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा 12.0, अगर दशमलव नहीं होता तो यह 120 होता, और इसमें 0 सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन दशमलव होने के कारण 0 सार्थक अंक है। एक चीज़ ध्यान दोगे कि एनसीईआरटी में जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं प्रश्न में या फिर क्वेश्चन आंसर में, उन सब में दशमलव के बाद 0 होता है। जैसे 4 सेंटीमीटर लिखना हो तो एनसीईआरटी 4.0 सेंटीमीटर लिखता है, और यह सार्थक अंकों के रूल का पालन करता है। अब अगला जो है 5 नंबर वाला नियम यह कहता है कि अगर कोई संख्या 1 से कम हो तो दशमलव के बाद और पहले अशून्य संख्या से पहले, यानी कि बाईं ओर दाईं ओर समझ सकते हो, या दाईं ओर या बाईं ओर, प्रथम अशून्य संख्या दशमलव से पहले दशमलव के बाद और प्रथम अशून्य संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे इसमें यह 00 सार्थक अंक नहीं है, और इसमें यह 00 सार्थक अंक नहीं है। अगर यहाँ पर शून्य होता तो वह सार्थक अंक होता। और छठा नियम कहता है कि 10 का घात सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 10 का पावर 24 सार्थक अंक नहीं है, 10 का पावर 30 सार्थक अंक नहीं है। और 7वां नियम कहता है कि 12 सेंटीमीटर मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यह सीजीएस सिस्टम में है या एसआई में हुआ, तो 12 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या 2 ही रहेगी, 1 और 2, इसमें भी और इसमें भी। तो यह सार्थक अंक और उसके नियम। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सार्थक अंकों के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन शुरू किया जाएगा। इसमें 2 चीज़ जो हम लोग समझेंगे, वो एक तो यह है कि जोड़, घटाव और गुणा भाग में सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, और दूसरा जिसको हम लोग राउंडिंग ऑफ या पूर्णांकीकरण कहते हैं, उसमें किस तरह से संख्या को छोड़ा जाए और लिखा जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ठीक से समझना, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब कहने का प्रचलन भी है। और अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करो, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर मालूम है। कल इसके आगे वाले सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू।